हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इसके विषय में कुछ बातें आपको जो बेसिकली बतानी है वो ये बात है कि आज के टाइम पे यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्टेंस में आने के बाद कोई भी कंपनी अब ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। इट मीन स्टूडेंट्स कि अब किसी भी कंपनी के पास यह अधिकार नहीं है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर ले। अच्छा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी मामला है कि इनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में ही होना है, यानी कि एग्जिस्टेंस की समाप्ति पर नहीं, बल्कि यानी कि लिक्विडेशन का वेट नहीं किया जाना है, कंपनी के डिसॉल्यूशन का वेट नहीं किया जाना है, बल्कि कंपनी के जीवन काल में ही इसका पेमेंट्स देना है, यानी कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं हो सकते। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम आपको इस बात को बता देते हैं कि कोई भी ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जो फुली पेड अप नहीं हो, उसका भी पेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि वो फुली पेड ना हो जाए। यानी किसी भी शेयर्स यानी प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि उसका फुली पेड होना। इसका मतलब ये है कि फुली पेड होने के लिए यदि कोई भी शेयर्स फुली पेड नहीं है तो पहले उसको कॉल्स किया जाएगा, उस कॉल्स के बाद उसको पहले फुली पेड अप बनाया जाएगा, फिर पेमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हम अपने इस प्रेजेंट चैप्टर के रिडम्पशन की जो कहानी है यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन की जो कंप्लीट कहानी है, यह हम आपको अपने एक छोटे से कहानी, छोटे से एग्जाम्पल से देना चाहते हैं। आप साथ में आए, एक बैलेंस शीट का स्पेसिमेन आप ड्रा कर लें, एक बैलेंस शीट का स्पेसिमेन आप ड्रा कर लें, यानी ये छोटा सा बैलेंस शीट आप खींच लें। ठीक है, आपको मालूम है कि ये लायबिलिटी साइड होता है, ये एसेट साइड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 के स्टेटमेंट फॉर्म का बैलेंस शीट नहीं है, यह केवल हमने एग्जांपल्स के लिए ही इसे बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स के लिए चले आप यहां लिखें, पहला इक्विटी कैपिटल किसी कंपनी के पास 10 लाख का है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स भी 10 लाख के हैं, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इनमें जनरल रिजर्व्स इनके पास 5 लाख का है, नॉन करेंट लायबिलिटीज इनके पास 10% डिवेंचर्स हैं 10 लाख के, और इनके पास करेंट लायबिलिटीज 5 लाख का है। कुल मिला के इनके पास ये जो कहानी बनती है 10 10 20 10 30 10 40 लाख की बनती है। चलो, इनके पास जो नॉन करेंट एसेट्स हैं ये मान लेते हैं कि 30 लाख का था, और करेंट एसेट्स में इनके पास कैश 10 लाख का है, कुल इनके पास 40 लाख है। ध्यान दीजिएगा, यह एक काल्पनिक बैलेंस शीट है, यह एक काल्पनिक बैलेंस शीट है जिसे हम केवल आपको एक एग्जांपल्स के लिए इसको ड्रा लिए हैं। एक काल्पनिक फिगर है, साथ में बैलेंस शीट का एग्जैक्ट नमूना नहीं है ये, जहां से आप परेशान हो कि अब नहीं सर ये कौन सी बैलेंस शीट आ गई। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट आपकी ऐसे ही ओल्ड फॉर्मेट में मैंने केवल एग्जांपल्स के लिए इसको खींचा हुआ है। स्टूडेंट्स,
अब देखो ये कहानी में कि कंपनी के पास ये जो 8% के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये भुगतान के लिए इस समय रेडी हैं, यानी कि इनका पेमेंट का डेट आ गया है। ये देखो इनके पास इनके पेमेंट का ये डेट आ गया है, लेकिन इस पेमेंट से पहले इनकी ये कहानी है, पेमेंट से पहले एक कहानी है। ये देखो ये 10% डिबेंचर्स होल्डर्स कहते हैं, एक बात बताइए, कंपनी की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ये कितनी है सर? 15 लाख। और कंपनी के पास इनका पेमेंट जब दे दोगे तो कंपनी के पास जो मालिक बचेंगे वो केवल 10 लाख के बचेंगे, ठीक है। यानी कि डिवेंचर्स होल्डर्स कहते हैं कि आप किसी भी एक्सटर्नल का पेमेंट करने से पहले कंपनी के इंटरनल फंड का पेमेंट कैसे कर सकते हो। ये सही भी बात है भाई कि पहले बिना एक्सटर्नल का पेमेंट किए कैसे आप पेमेंट दे सकते हो। इसका मतलब साफ है कि पेमेंट देने के लिए आपको ये नीड है कि आप चेक कर लें कि आपका एक्सटर्नल पहले पेमेंट होना चाहिए, इंटरनल ऐसे कैसे आप पेमेंट दे दोगे। लेकिन कंपनी कहती है नहीं भाई, ये हमारे पास जो 8% के प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये आज पेमेंट के लिए रेडी हैं, तो कैसे हम आपको पहले पेमेंट दे देंगे। जब आपका पेमेंट डेट आएगा तो हम उस पेमेंट डेट पे आपको पेमेंट देंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इन लोगों में विवाद भी हो सकता है, तमाम ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इन्होंने कहा चलो कंपनीज एक्ट का एक सहारा लेते हैं, कंपनीज एक्ट से पूछते हैं कि आपका क्या प्रोविजंस है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को लेके। कंपनीज एक्ट 2013 के डिफरेंट प्रोविजंस हैं, लेकिन सेक्शन 55 यानी कि सेक्शन 55 क्या कहता है, यानी कि चले जाते हैं लोग कहाँ, सेक्शन 55 में कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि नाउ इफ एनी preference shares are ready to redeem, that company first issue the equity of preference shares and make a new owner and after payment made to preference shareholders। यानी कंपनी कहती है कि ये देखो आपने इनके पेमेंट देने से पहले चाहो तो 10 लाख रुपए के नए शेयर्स इशू कर सकते हो, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर लो। भाई डिवेंचर होल्डर, आप इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? डिवेंचर होल्डर्स बिल्कुल सहमत होते हैं, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनको तो नए मालिक इनके भुगतान के लिए भाई मिल जाएंगे, ठीक है। आप भी इस बात से सहमत हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? बिल्कुल सहमत होना चाहिए आपको इस बात से। उसके बाद कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 55 है ये क्या कहता है कि कंपनी कैन इशू द न्यू फ्रेश शेयर अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि कंपनी कैन इशू न्यू shares up to the face value of redeemable preference shares। यानी कि कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि यदि कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है तो उसके फेस वैल्यू तक नए, ध्यान दीजिएगा, उसके फेस वैल्यू तक आप उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते, यानी कि जो पैसा आपको इशू ऑफ शेयर से मिलेगा उस पैसे का इस्तेमाल आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन में कर सकते हो। यानी कि जो नए शेयर्स होंगे अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि नए शेयर्स इशू हो सकते हैं। चलो देखो, नए शेयर्स इशू होंगे, लेकिन मैंने अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा है आपसे कि यदि किसी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन देना है तो पहले आप ये चेक कर लें स्टूडेंट्स, क्या नए शेयर्स जो
पुराने शेयर्स जिनका पेमेंट देना है वो फुली पेड अप हैं कि नहीं है। यदि नहीं है तो इन्हें कॉल किया जाएगा, पैसे मांगे जाएंगे। तो यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन कॉल मेड फॉर फुली पेड अप, फॉर फुली पेड अप, यानी कि इनको फुली पेड अप के लिए कॉल जब किया जाएगा तो एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं आप, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ही बताया है। इनसे जो पैसा मिलेगा वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा मिल गया। ये जब फुली पेडअप न हो तो उन्हें फुली पेडअप बनाने के लिए ये किया जाएगा। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या कहानी बनती है। आपने क्या करने हैं, नए शेयर्स इशू करना है। बोलो किस बात के लिए, पेमेंट के लिए। चलो यहाँ पे आ जाओ। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नए शेयर्स इशू कीजिएगा। तो नए शेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं ना, एट पर इशू हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। क्यों? एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। डिस्काउंट तो हो नहीं सकते, आपको मालूम है। यानी नए शेयर्स इशू होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर। कितने का भाई सर? 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 10 लाख के शेयर्स इशू किए जाएंगे। आप अमाउंट को नोट कर लीजिएगा यदि नोटिस बोर्ड में आपके नहीं आता हो। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, 10 लाख रुपए के शेयर्स को इशू कर लिया, जो कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 55 आपसे कहता है कि आप नए शेयर्स इशू कर सकते हो। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो आपने क्या किया, पहले इनको फुली पेड अप बनाया, फिर आपने इनको कॉल किया। एंट्रीज आपके समझ में आ गई? जी आ गई। अब क्या है कि अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू कीजिए, उनका पेमेंट को पेबल कीजिए। यानी कि व्हेन अमाउंट पेबल टू किसे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी एक नियम आज आपको बता देते हैं जो जिंदगी भर ना भूलें आप, कि जब भी बैलेंस शीट का लायबिलिटीज साइड कम होना हो तो ये हमेशा डेबिट होता है, और जब भी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड अधिक होना हो तो ये हमेशा क्रेडिट होगा। इट मीन कि एसेट अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा, एसेट्स अधिक होगा तो डेबिट होगा। आप इंटरमीडिएट 9th क्लासेस से ये स्टडी करते हुए आए हैं, लेकिन इस बात को आज स्पष्ट अपनी क्लास में स्टूडेंट्स समझ लें कि जब भी लायबिलिटीज कम होगी तो डेबिट होगी, और जब भी अधिक होगी तो क्रेडिट होगी। यानी आपने देखा होगा, और एसेट्स जब ज़्यादा होता है तो डेबिट होता है, जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। ये मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर्स को, ये जो 10,000 के डिबेंचर्स हैं कम कर रहे हो ना, तो डेबिट हो जाएगा। यानी कि 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना देना सर? 10 लाख टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये भी अमाउंट 10 लाख का ही लिखेंगे आप। यानी कि ये डेबिट हो चुका। अब इसके बदले आप दोगे क्या सर? इसके बदले कैश देंगे। कैश दोगे तो क्या एंट्री होगी, कैश घटेगा। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख से टू बैंक अकाउंट। आपने इनको 10 लाख दे दिया, निपट गए। ठीक है, ये कंप्लीट। अब एक नया जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये देखो, यहाँ से 8% प्रेफरेंस शेयर घट गए और यहाँ से 10 लाख का कैश घट गया। अब बैलेंस शीट को टोटल कीजिए तो दोनों साइड आपका इक्वल आएगा। दोनों साइड आपका इक्वल आना भी चाहिए।
चले देखते हैं। 10, 5, 15, 10, 25, 5, 30 लाख, और ये 30 लाख ऑलरेडी है। ठीक है, ये 30 लाख ऑलरेडी है। आप जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे नए फॉर्मेट में, तो ये जो मैटर्स है ना वो तो वही होंगे, लेकिन बस डिफरेंस क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वहां से घट जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वहां से घट जाएगा। और क्या होगा, चले देखते हैं। यहाँ आपने जो इक्विटी शेयर इशू किया है नया, 10 लाख का आ जाएगा, और कैश भी 10 लाख का आ जाएगा। यानी फिर क्या हो गया ये सर, फिर तो वही बात हो गई, 40 लाख रुपए यहाँ भी और 40 लाख रुपए यहाँ भी। एक नया बैलेंस शीट अब आपका बन के रेडी हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कंपनी एक्ट सेक्शन 55 ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए नए फ्रेश इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके मन में एक बात चल रही होगी कि क्या प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है कि नहीं? तो कतई नहीं स्टूडेंट्स, कतई नहीं। कंपनी एक्ट 2013 ने कहा है कि केवल शेयर्स इशू हो सकते हैं, डिबेंचर्स इशू नहीं हो सकते। यानी कि कोई भी लोन सिक्योरिटी इशू नहीं हो सकती इनके पेमेंट के लिए। किसके पेमेंट के लिए? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के पेमेंट के लिए कोई भी लोन सिक्योरिटी इशू नहीं हो सकती। चलो ठीक है, अब हम पुराने वाले बैलेंस शीट को बनाते हैं। पुराने वाले बैलेंस शीट को ये देखो, यहाँ पे मैं फिर ले चलता हूँ। 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बाकी तो फिगर वही है, बस हम इसको मिटाएंगे, जो साइड में आपके लिखे हैं वो मिटाएंगे। फिर क्या होता है भाई, फिर आपका वैसे कि वैसे बैलेंस शीट आपका रेडी हो चुका। यानी अब भी आज डेट है, यानी कि आपने पहला मेथड्स स्टडी कर लिया, आपने पहला मेथड्स स्टडी कर लिया। अब क्या कहानी बनती है इस बैलेंस शीट में? शेयर होल्डर्स का पेमेंट देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। कंपनी कहती है कि क्या कंपनी एक्ट में कोई और प्रोविजंस नहीं है कि नए शेयर्स बिना इशू किए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया जा सके? तो सेक्शन 55 कहता है। चलो मैं एक फिगर यहाँ बदलता हूँ। ये जनरल रिजर्व्स में अब आपके पास 15 लाख हैं, और ये डेटर बढ़ा लो आप या कैश बढ़ा लो 20 लाख से, तो 10, 20, 30, 20, 50 लाख। ये फिगर आपका 50 लाख मेंटेन होता है। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ऐसे फिगर्स तमाम लिए जाएंगे आपके क्वेश्चन में, आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अब कंपनी कहती है कि क्या कोई और प्रोविजंस नहीं है जिसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो सके। तो चलें फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी। अब देखो, यदि कंपनी के पास कोई फ्री रिजर्व्स अवेलेबल हैं, यानी फ्री रिजर्व्स का मतलब कि कंपनी ने अब तक उन्हें स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है। फ्री रिजर्व्स का मतलब कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी से बाहर ले जा सकते हैं। ऐसी चीज़ों का, यानी ऐसे रिजर्व्स का इस्तेमाल भी इनके रिडम्पशन में किया जा सकता है। लेकिन कैसे? इनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप ये जो 10 लाख का पेमेंट दे रहे हो ना, इसमें से भाई आप पेमेंट तो कैश फॉर्म में दोगे, लेकिन इसमें से हमें ये जो रखा हुआ है ना, इसको स्पेसिफाइड कर लो इतना कि हमें बाद में आप पेमेंट दे सकोगे। ठीक है, यानी कि ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है इसमें से स्पेसिफाइड कर लो। आप कंप्लीट प्रॉफिट को बांटो नहीं। यानी ये जो रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है, जीआर है, इसको शेयर होल्डर्स कभी भी वो ले जा सकते हैं, बांट सकते हैं। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो भी प्रोविजंस होंगे उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। लेकिन है तो ये फ्री रिजर्व्स ना, ये फ्री हैं कंपनी के पास। तो डिवेंचर्स होल्डर्स कहते हैं एक काम कीजिए, इसको आप फ्रीज कर लीजिए, यानी कि इनको स्पेसिफाइड कर लीजिए। कैसे स्पेसिफाइड कर लीजिए? यानी
सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी कैन क्रिएट द रिडम्पशन या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट अप टू द फेस वैल्यू ऑफ redeemable preference shares। ध्यान दीजिएगा, वर्ड को सुनिएगा, ये वर्ड क्या कहता है कि कंपनी एक्ट 2013 ने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के फेस वैल्यू तक, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड को, फेस वैल्यू तक आप उतने अमाउंट से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स का क्रिएशन कर लीजिए, यानी प्रॉफिट को ले मत जाइए, आप इस प्रॉफिट के हिस्से को आप स्पेसिफाइड कीजिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स के लिए, यानी कि आप उस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को बांटेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो अब ये कैसे होगा, यानी कि आपको लिखना होगा फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, या ये कह सकते हैं एसपीएल अकाउंट डेबिट, या ये कह सकते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या ये कह सकते हैं कि अदर रिजर्व्स which are made from revenue profit of company। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसे रिजर्व्स जो रेवेन्यू प्रॉफिट से बने हों उनको डेबिट कर लेगी कंपनी, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को क्रेडिट कर लेगी। यानी कि यहाँ क्या है भाई, आपके पास सब फ्री रिजर्व्स है, कितना है, जनरल रिजर्व्स है 15 लाख, आपको पेमेंट कितना देना है, क्या लिखा है, अप टू द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है सर 10 लाख, 10 लाख तक आप फ्रीज कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, यानी ये 10 लाख अब आपको खर्च नहीं करना है। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब फिर क्या करें, अब आप उन्हें बुलाओ, भाई फुली पेड अप तो बनाना ही है। फिर आपने क्या किया, शेयर होल्डर्स को बुलाया, लिखा व्हेन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू, प्रेफरेंस शेयर्स का जो अमाउंट है ना वो ड्यू होता है, ड्यू होगा। फिर वही बात कि कैपिटल आपका कम होना है तो डेबिट होगा, यानी लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 10 लाख से, टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख, उनको ड्यू किया और उन्हें पेमेंट दे दिया, यानी सेकंड लिखो व्हेन पेमेंट मेड, आपने क्या किया, उन्हें पेमेंट दे दिया तो कैश घटेगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे। तो लिखेंगे आप 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इनको 10 लाख आपने पेमेंट दे दिया, वो अपने घर गए। चलो ये नया बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मैंने कहा कि आपने इस 15 लाख में अब कितना बचा, 5 लाख, सर रिजर्व्स आपने बनाया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, तो आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा, CRR कितने से, सर 10 लाख से, घट क्या गया, 8% डिवेंचर्स आपके खत्म हो गए, और क्या खत्म हो गया, इस 20 लाख में अब कितना बचा, 10 लाख। चलो बैलेंस चेक किया जाए, आपके बैलेंस शीट का बैलेंस कितना आता है, बैलेंस शीट का अगर इस कंडीशन में दोनों साइड इक्वल आ जाए तो समझिए आपका सलूशन सही है। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 5 15, 10 25, 10 35, 5 40 लाख और 30 10 40 लाख।
यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 की जो दूसरी व्यवस्था थी, जो सेकेंड अरेंजमेंट था, यानी सेक्शन 55 ने कहा कि आप अप टू द फेस वैल्यू ऑफ redeemable preference shares कैन क्रिएट redemption reserves account and such redemption reserves account should be appeared in your balance sheet, because you specified the particular reserves in specified reserves। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसका डिविडेंड्स नहीं बांट सकते, अब आप इसको जहां चाहे वहां नहीं ले जा सकते। अब एक बात बताओ, अब क्या आपके डिवेंचर्स होल्डर सिक्योर हुए या नहीं हुए? हाँ सर, हो गए, डिवेंचर्स होल्डर सिक्योर हो गए, क्योंकि मालिक तो गए ही, कोई बात नहीं है, जितने के मालिक गए उतने से प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया गया, उतना प्रॉफिट अब एक्सपेंस नहीं होगा, प्रॉफिट उतना कंपनी में बना रहेगा। अब देखो तो थोड़ा सा हम इस बैलेंस शीट को फिर से उसी बैलेंस शीट पे चलते हैं जहां पे थे, यानी कि 8% प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख के थे और ये 15 लाख का था, कैश आपका 20 लाख का था। फिर से एक नई व्यवस्था की ओर चलते हैं। अब देखो, अब कंपनी कहती है कोई और प्रोविजंस हो तो कंपनी लॉ भाई बताओ कि कंपनी एक्ट सेक्शन 55 में कुछ और भी प्रोविजंस है क्या? तो कंपनी एक्ट सेक्शन 55 कहता है जी और भी प्रोविजंस हैं, वो हम आपको बताते हैं कि और कौन से प्रोविजंस हैं जिनके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो सकेगा और हो सकेगा। चले देखते हैं क्या प्रोविजंस हैं। अगला आपका और क्या प्रोविजंस है, चलो देखते हैं अगला क्या प्रोविजंस है। अब सेक्शन 55 फिर कहता है कि कंपनी कैन यूज द मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी दोनों कॉम्बिनेशन यूज कर सकती है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने बताया डिवेंचर प्रीमियम पे रिडम्पशन नहीं बताया, यानी कि कैपिटल का रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का रिडम्पशन हमने केवल एट पर बताया है। तो फिर क्या है मामला, कंपनीज एक्ट सेक्शन 55 फिर कहता है कि कंपनी कैन यूज द मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी पार्टली कैन इशू द शेयर्स एंड पार्टली कैन यूज द कैपिटल, यूज द फ्री रिजर्व्स एंड क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, यानी कि दोनों ऑप्शन को कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या ध्यान देना कि यदि कंपनी ने जितने का शेयर्स रिडम्पशन के लिए इशू किया है उसके बाद जो रिडम्पशन के लिए बचेगा उससे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स का क्रिएशन होगा उतने अमाउंट से। अभी कहोगे सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, इसको एक्सप्लेन कीजिए। चलो देखो, आपको जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट देना है ये 10 लाख रुपए का देना है। अब आपने क्या किया, 7 लाख रुपए के नए शेयर्स इशू कर लिए। तो निश्चित तौर पर ये मत सोचो कि अब उसमें से 5 लाख आप 7 लाख का वो इशू कर लिया और 5 लाख रुपए इसमें से कहां से ले लो, जीआर से ले लो, ऐसा नहीं। तब तो 7 5 12 लाख रुपए हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। आपने जिस उद्देश्य के लिए, आपका प्रॉस्पेक्टस कहता है कि आप शेयर्स क्यों इशू कर रहे हैं, व्हाट इज रीजन द इशू ऑफ शेयर्स एंड वेयर यू use the particular collected money from issue of shares that you explain in your prospectus। आप अपने शेयर होल्डर्स को बताते हैं, प्रॉस्पेक्टस में ही बताते हैं कि आप जो शेयर्स इशू कर रहे हैं उसके पैसे का कंपनी क्या बनाएगी, इंफ्रा बनाएगी या फिर कंपनी क्या करने वाली है उस पैसे से, ये आपको बताना होगा। तो ध्यान दो, आपने बताया कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो 7 लाख भाई आपने इशू किया है तो आप उस रिडम्पशन के लिए 7 लाख का इस्तेमाल कीजिए और बाकी का पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स के क्रिएशन में लगाइए। कहाँ से लगाएंगे, फ्री रिजर्व्स, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन की एंट्री आपने पास की है स्टूडेंट्स, दोनों कॉम्बिनेशन की एंट्री आपने पास की है। तो यानी कि इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने का शेयर्स कंप्लीट इशू होगा उसके बाद जो पैसे की आवश्यकता होगी उससे इसका क्रिएशन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स का होगा और फ्री रिजर्व से होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 की अगली व्यवस्था क्या कहती है,
कंपनी एक्ट 2013 की अगली व्यवस्था कहती है स्टूडेंट्स कि कंपनी अपने इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएगी, बोलेगी भाई सुन लो, आज कंपनी के पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, आपको पेमेंट नहीं दे पाएगी, लेकिन देखो आपको यदि हम पेमेंट नहीं देते हैं तो भी कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजन कहता है कि मुसीबत आने वाली है, यानी कि आपको उनके डेट पर रिडम्पशन देना होगा, ये आपको पेमेंट देना है, हम आपको पेमेंट दे नहीं पाएंगे। तो एक काम कर लो ना, आप किसी और शेयर्स में आप चाहो तो उसके बदले इक्विटी शेयर्स ले लो, या उसके बदले आप प्रेफरेंस शेयर्स नए ले लो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहता है भाई ये तो बात बनी हुई नहीं, यानी कि आपको ये शेयर्स हो सकता हो कि उसके जो प्रेफरेंस का रेट 8% है, आप प्रॉफिट का रेट बढ़ा सकते हो, यानी आप उसको लालच दे सकते हो, किसी अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना लोन सिक्योरिटी में नहीं कन्वर्ट होगा। यानी कि जो कंपनी एक्ट सेक्शन 55 का अगला प्रोविजन है ये है कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू अदर शेयर्स। ध्यान दीजिएगा ये केवल शेयर्स में ही कन्वर्ट होंगे, डिवेंचर्स में नहीं कन्वर्ट होंगे। दैट इज क्लियर। यानी पहले भी मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए आप डिवेंचर्स का इशू नहीं कर सकते। फिर क्या होगा सर? अब देखो मैंने कहा कि अब शेयर से ही इशू होगा तो इंटरेस्ट क्या बनेगी, ये देखो घटेगा 8% डिवेंचर्स, तो होगा 8% प्रेफरेंस शेयर साइड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बढ़ेगा, यानी कि यदि आपने इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट किया तो ये क्रेडिट हो जाएगा, या चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहता है ये बताओ मुझे क्या फायदा होगा, मैं आपके किसी सिक्योरिटी में किसी शेयर्स में कन्वर्ट क्यों करूं। कंपनी कहती है आपको जो प्रॉफिट पहले 8% पाते थे हम आपको प्रॉफिट 10% देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खुश हो जाता है, भाई अब तो प्रॉफिट कंपनी में हमें 10% का मिलेगा, यानी कि वो कन्वर्ट कर लेता है। तो फिर क्या है 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल हो जाएगा और इसी के जगह पे 10% लिख दिया जाएगा, यानी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बस there are four method students, there are four method of redemption of preference shares. First, from issue of shares explained today. Second, creates capital redemption reserves account, also explained today. And company can use the both combination, some part of issue the fresh shares and some part creates capital redemption reserves. And finally, company can convert the preference shares capital in other shares into other shares या buy other shares. सो स्टूडेंट्स ये मेथड थे आपके एग्जामिनेशन के लिए। थ्योरेटिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगला यदि कोई टॉपिक आपका बनता है यानी कि इनका रिडम्पशन, जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन यदि प्रीमियम पर किया जाए तो क्या होगा, तो क्या एंट्रीज की जाएंगी, तो उसकी क्लासेस, ऐसी क्लासेस आपको हमारे अगले लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।